हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। आपने इस वीडियो को इसीलिए क्लिक किया है ना कि कैसे यूपीएससी जैसा इतना टफ एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। आखिर कुछ टॉपर्स कैसे क्रैक कर लेते हैं। सी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट 10 years बैक, देन मुझे भी ऐसा लगता था कि पहले अटेम्प्ट में अच्छे से तैयारी करके निकाल लेंगे। पहला अटेम्प्ट गया, दूसरा गया, तीसरा गया, मेंस आउट हो गए एंड देन उसके बाद जिंदगी ने फिर मौका नहीं दिया मुझे। और जितने भी एस्पिरेंट इस टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस की तैयारी, वो सब यही चाहते हैं कि उनका इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। Nobody wants to invest a lot of years when preparing for this examination. 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन क्या सब लोग सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? क्या सबका जो रिसोर्सेज है वो सही फॉलो करते हैं? क्या सबका माइंडसेट सेम रहता है? सो इफ यू आर watching this video and preparing for UPSC 2026 डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज या फिर 2027 की तैयारी कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव आपका जो भी एज है, अगर आपका यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप निकालना चाहते हैं, देन आई एम टेलिंग यू यू हैव टू डू दिस। इस वीडियो को अपने यूट्यूब में सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट नुआंसेज, वेरी इंपॉर्टेंट फंडास, ट्रिक्स आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट टॉपर्स हैव यूज्ड व्हेन दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और उन्होंने क्रैक कर दिया है। तो मैंने आपके लिए 11 महीने की एक डिटेल प्लान बनाया है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, एंड देन देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। You, if you are preparing for 2026, then you only have 350 days left. सिर्फ 350 दिन बचे हैं आपके पास, विच मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 हफ्ते। यानी कि 50 बार संडे आएगा, 50 बार सैटरडे आएगा और आपका प्रीलिम्स आ जाएगा अगली बार। टाइम कम है बट स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। लेट्स सी नाउ। मैं आपको इन टॉपर से मिलवाता हूं, ठीक है। दीज आर द टॉपर्स हु हैव क्रैक्ड यूपीएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। ये है गरिमा जैन, ऑल इंडिया रैंक 18, आस्था सिंह द यंगेस्ट आईएएस टॉपर इन यूपीएससी सीएससी 2024 बैच, ऑल इंडिया रैंक 61। ये है डॉक्टर नेहा राजपूत, ऑल इंडिया रैंक 51 फ्रॉम सीएससी 2023 बैच, और भी हैं। उसके बाद हमारा आता है अनिमेश प्रधान, वेरी फेमस आईएएस ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन मुदिता बंसल दिस ईयर, ऑल इंडिया रैंक 44, एंड देन आर श्री रोसात, ऑल इंडिया रैंक 52, एंड देयर आर मेनी मोर्स। लेकिन हमने इनके जर्नी को स्टडी किया है, इनकी बातों को समझा है और व्हाट अप्रोच डिड दे फॉलो, अब मैं आपके सामने वो शेयर करने जा रहा हूं। ओके, सो प्लीज ध्यान से सुनना और फॉलो करना इस स्ट्रैटेजी को। नाउ ये जो टाइम, ये टेबल हमने बना रखी है, दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और मे बी इस वीडियो को सेव कर लेना। देखो, देर आर फ्यू थिंग्स जो कि इन टॉपर्स ने नहीं की है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये समझना कि कितना आपके लिए एनफ है, कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। सो यहां पर जो लिखा हुआ है ये रैंकर्स के नाम है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखी है कितनी रैंक इनकी थी, फिर एज लिखी है, फिर ग्रेजुएशन लिखा है, देन कौन से स्टेट से थे, ऑप्शनल क्या था, और अलग अलग रिमार्क्स लिखे हुए हैं। आप, आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग। आपको पता चलेगा तो आप इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी लेकर चलना। नंबर 1, इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर नेहा राजपूत, शी इज डॉक्टर, ठीक है। इन्होंने एमबीबीएस किया है सर्जरी, ठीक है, वो भी महाराष्ट्र में। इनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। वी ऑल नो कि एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम इनके प्रोफेशन को रिलेट करें, मोस्ट लाइकली सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शनल जो था मेडिकल साइंस के बाद वो एंथ्रोपोलॉजी था, एंड दैट्स व्हाई शी टुक दैट ऑप्शनल एंड सी स्केल्ड वेल। बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ऑप्शनल में। आस्था सिंह जो कि AIR 61 है, यंगेस्ट आईएएस टॉपर है 2024 बैच की, 21 साल की हैं। इन्होंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से किया है SRCC इन 2023। तो यू अंडरस्टैंड कि यहां पहुंचने में भी कितना मेहनत किया होगा इन्होंने अपने स्कूल टाइम पे, ठीक है। और ऑप्शनल क्या था इनका, चूंकि ग्रेजुएशन ऑनर्स थी इकोनॉमिक्स के, सो ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स से था। अब और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शी हैज नॉट ओनली क्रैक्ड यूपीएससी, लेकिन उससे पहले शी क्रैक्ड हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया रैंक 31, वर्किंग एज असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर इन दी हरियाणा गवर्नमेंट।
ठीक है। गरिमा जैन, ऑल इंडिया रैंक 118। इन्होंने अपनी बीएससी, बैचलर्स और मास्टर्स जूलॉजी से कर रखा है, एंड नॉट सरप्राइजिंगली इन्होंने जूलॉजी ऑप्शनल कर लिया अपना, ठीक है। प्रिपरेशन क्या किया, मास्टर्स के बाद इन्होंने अपना प्रिपरेशन पूरा चालू किया। इन्होंने भी अपने ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन पूरा चालू किया। आस्था का कहना है कि जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, सो शी डोंट वांटेड टू गिव यूपीएससी सीएससी इज हर लाइक फर्स्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई शी गिव हरियाणा वाला दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा अनिमेश प्रधान, ऑल इंडिया रैंक 2। इनका एनआईटी राउरकेला से इन्होंने अपने ग्रेजुएशन किया है, एंड देन सोशियोलॉजी वाज हिज ऑप्शनल, ठीक है। नाउ जॉब के साथ साथ अनिमेश ने इस एग्जाम को क्रैक किया, अगेन अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आर श्री रुसात, जिसका रैंक 52 है, इन्होंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, 22 साल के हैं, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, तमिलनाडु से हैं, देन ऑप्शनल इज इकोनॉमिक्स। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, अभी बताता हूं आपको। मुदिता बंसल, ऑल इंडिया रैंक 44। इन्होंने अपना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जिससे ये पास आउट हुई हैं, वहां से, लेकिन इन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया है, जबकि ग्रेजुएशन में इन्होंने इकोनॉमिक्स किया है। रीजन है इनका सोशियोलॉजी ऑप्शन लेने का, ठीक है। ये भी जॉब के साथ साथ तैयारी कर रही थी, क्योंकि शी वाज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म। वहां से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काफी, बिकॉज शी वाज टेकिंग केयर ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट एंड देयर आर मेनी मैनेजमेंट लेवल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, सो यहां पर द बिगेस्ट थिंग इज देयर ग्रेजुएशन। ये जो है वो अपने आप में बहुत फाउंडेशनल स्टेप लेकर आता है, ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस से कहीं से बीए किया है, अगर आपका प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बन रहा है, इट इज वेरी वेरी टफ टू क्रैक दिस यूपीएससी आईएएस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आप खुद ही देख लो, हमारे पास लगभग 6 टॉपर्स हैं, ठीक है, दोनों साल के हमने मिलाए हुए हैं। अब आप देख लीजिए, ठीक है। डॉक्टर थी हैं, एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, जूलॉजी में मास्टरी की है, एनआईटी राउरकेला, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है, एंड देन सी, विच मीन्स देयर इकोनॉमी पार्ट वॉज ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो कि आज के 80% कैंडिडेट्स का इकोनॉमी सबसे वीक है। आस्था का कहना है कि इकोनॉमी वॉज the ice on the cake for her. Economy was the most easiest subject because she has read the economy in her graduation. All right. Now, second, अगर आप देखोगे ऑप्शनल, जो कि हमारा 500 मार्क्स का है, जीएस में, मेंस में 500 मार्क्स। एक तो इन लोगों का बैकग्राउंड काफी सॉलिड था, ठीक है, दे वर प्रीटी मैच्योर, और उसके बाद इन्होंने डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी की। दूसरा, ऑप्शनल लेने के लिए इन्होंने डायरेक्टली वही ऑप्शनल लिया है जो कि इनके ग्रेजुएशन से लगभग मिलता जुलता था, या फिर दे वर 100% कॉन्फिडेंट दैट आई विल टेक दिस ऑप्शन एंड स्केल इट, देयर इज नो सेकंड थॉट इन इट, ठीक है। आप देख लीजिए, जूलॉजी एंड देन इकोनॉमिक्स, देन इकोनॉमिक्स, एमबीबीएस, एंथ्रोपोलॉजी। बस ये दो लोग जो हैं वो सोशियोलॉजी लेकर चले हैं, बट अगेन दे हैव देयर ओन रीजंस, ठीक है। So this is the important thing which we are discussing now. अब समझ में आ गया कि if somebody is preparing for UPSC CSC and wanted to crack this examination in first, और एक और चीज बता रहा हूं, इनमें से किसी ने भी इनमें से फाउंडेशन बैच नहीं लिया था, फाउंडेशन जो कहते हैं, सिवाय इनके, ठीक है, आर श्री रुसात के, who was also not consistent with the foundation। वो भी फाउंडेशन के बैच तो ले लिया था, लेकिन फाउंडेशन किसी ने भी फुल टाइम फाउंडेशन बैच नहीं लिया था। एंड बहुत कम लोग इसमें से ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन क्लास में 100% अवेलेबल थे। समझ रहे हो आप? न ही डॉक्टर नेहा राजपूत थी, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं था, जैसे इन्होंने एमबीबीएस खत्म हुआ तो उसके बाद ही अटेम्प्ट दे दिया। आस्था सिंह नॉट अटेम्प्टेड, जो कि 3 साल रही दिल्ली में, उसके बाद फिर अपने घर चली गई। गरिमा जैन अगेन फाउंडेशन नॉट अटेम्प्टेड। अनिमेश प्रधान नॉट अटेम्प्टेड, मेंटोरशिप लिया था। Then again, Mudita Bansal not attempted the foundation program. And what we do, देखो किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, कोचिंग वर्सेस मेंटोरशिप किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1, कोचिंग के लिए सबसे पहले उनको लेनी चाहिए जो कि बिगिनर हैं, जिनको जीरो नॉलेज है यूपीएससी के बारे में, और उनको एक स्ट्रक्चर्ड टीचर और क्लासेस का फंडा चाहिए,
ठीक है, जिनको जीरो नॉलेज है, लेकिन इनके बैकग्राउंड से देखकर हमें क्या लगता था, भाई इनको नॉलेज तो है डेफिनेटली, क्योंकि ये उस इंस्टीट्यूशन से आते हैं, ये उस कॉलेज से आते हैं जहां पे ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड है, लोगों ने क्रैक कर लिया है, और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहां पे जाके या फिर टॉक्स होते थे वहां पे, सो दे हैड नॉलेज। ठीक है, अब जिसको एकदम नहीं नॉलेज है वो कोचिंग ले ले। ठीक है, उसके बाद सेकंड, दोज हु स्ट्रगल विद कंसेप्ट बिल्डिंग, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, एथिक्स, पूरा लेक्चर चाहिए उनको। ठीक है, वो जरूर पढ़े, नहीं तो इनका बैकग्राउंड देख के किसी का इकोनॉमिक्स था, कोई ऑलरेडी काम कर रहा था, जॉब में था, सो ले सकता था। अनिमेश और मुदिता का कॉमन पॉइंट था कि दोनों जॉब में थे और दोनों ने सोशियोलॉजी लिया था। ठीक है, तो जॉब में रह के थोड़ा सा हमें सोसाइटी में करना पड़ता है, नाउ समझना पड़ता है। फोकस्ड ऑन सिलेबस कवरेज, कंसेप्ट एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में फॉल करती हो तो आप जाके कोचिंग ले सकती हो। ठीक है, अदरवाइज मेंटोरशिप के लिए नंबर 1 किसको लेनी चाहिए, जो सेल्फ स्टडी करे एस्पिरेंट, हु डोंट नीड डेली कोचिंग बट वांट डायरेक्शन। ठीक है, जिसको कि मेंटोरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जिसको कोचिंग नहीं चाहिए, हो चुकी है, वो लेना चाहिए। ठीक है, नाउ सेकेंडली कि एस्पिरेंट स्टक इन रिपीटेड प्रीलिम्स, जिसका प्री नहीं हो रहा है, जिसका मेंस नहीं हो रहा है, उसको कोचिंग लेने से कोई मतलब नहीं है, उसको अब सेल्फ स्टडी करनी है। हाँ, आपको मेंस की प्रोग्राम, आपको प्री का, आपको इंटरव्यू का, आपको आंसर राइटिंग का, दैट दे कैन टेक इट। ऑलराइट, नाउ लास्ट की कैंडिडेट हु ऑलरेडी हैव नोट्स मटेरियल्स बट लैक क्लैरिटी, उनको लेना चाहिए। आपकी नोट्स कैसे हैं, किसी से चेक करा लो। आप एक बार प्रीलिम्स में आपका नहीं हुआ तो एक बार आप फिर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। चेक विद सम मेंटर्स एंड ऑल। नाउ इसी से रिलेटेड आई थिंक यू आर क्लियर ऑन इट कि किसको कोचिंग लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड नंबर 1, इफ यू आर someone who wants coaching daily GS classes, then there is a Marg Setu GS Foundation batch. We have launched 21st of June से स्टार्ट होने वाला है GS Foundation Marg Setu। क्यों? Because in this we are giving you 700 live hours live lectures, subject wise short notes and ebooks, and one-to-one mentorship with me and other faculties as well, एंड मेंस आंसर राइटिंग होगी। सी सैट पे बॉस बहुत फोकस होने वाला है, बिकॉज वी ऑल नो अबाउट सी सैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस लाइव लेक्चर में हमने इकोनॉमी का स्पेशल लेक्चर्स रखे हुए हैं, बिकॉज वी नो बहुत बच्चों की हालत टाइट है इकोनॉमी में। एंड देन सी सैट का, एंड देन करंट अफेयर की क्लासेस भी हैं। इसके साथ साथ आपको हमारे PYQs के जो प्रोग्राम है उसका एक्सेस मिलेगा, और लगभग 18 महीने का एक्सेस है टिल मेंस तक यहां पर आपको मिलेगा। दिस इज GS फाउंडेशन। ओके, 21st ऑफ जून से इट इज गेटिंग स्टार्टेड। नीचे कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप है, जाइए मोबाइल ऐप से जाके डायरेक्ट एनरोल कर लीजिए। ओके, नाउ इफ यू आर समबडी कि आपको क्लासेस नहीं चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, सो मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम ये हमारा सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जहां पे आपको गाइडेंस ही मिलेगी। जो 3 चीजें हमने बताई थी वो सारी की सारी इसमें हैं, विद शेड्यूल, टाइम टेबल एंड वेयर आर यू लाइकिंग, विद अ डेडिकेटेड मेंटोर। और आपको ये एटलीस्ट पता होगा कि कहाँ कमी है, ताकि आप एटलीस्ट पहले अटेम्प्ट में तो नहीं, कम से कम दूसरे अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो द बैचेस विच विल बी इंक्लूडेड। ऑल्सो MAGP प्रोग्राम में आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होंगे, आपके आंसर राइटिंग, आपका आंसर इवैल्यूएशन, PYQs इस तरह के रिकॉर्डेड वीडियोस, एंड साइमल्टेनियसली ई बुक्स मिलेंगे, लगभग हर सब्जेक्ट के ई बुक्स मिलेंगे, प्री और मेंस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, एंड साइमल्टेनियसली हमारे टॉपर स्टॉक सेशंस होते रहते हैं, देन यू विल बी पार्ट ऑफ दैट। ऑलराइट, इसके लिए भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा मोबाइल ऐप है, उसको जाइए डाउनलोड कीजिए और जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आपका iOS है तो आप वेबसाइट से जाकर एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि iOS ऐप से आप खरीद नहीं पाएंगे, वेबसाइट भी की लिंक नीचे दी हुई है और वहां से जाके आप ले सकते हैं। ऑलराइट, सी नाउ आई वांटेड टू आस्क यू दैट हैव यू सीन UPSC प्रीलिम्स 2025 पेपर? हैव यू देखा है? नहीं देखा है तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। देखो, अगर देखा है तो ध्यान से देखना, इस पूरे एग्जाम में पहली बार ऐसा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025, दैट 30 क्वेश्चन दे आस्क, 30 क्वेश्चन 100 में से जिसके 1, 2, 3 स्टेटमेंट है। 30 क्वेश्चंस में 3 स्टेटमेंट है, 8 क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इस टाइप की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, 2 और 3,
अब आप बताइएगा बोथ सही है, इसका एक्सप्लेनेशन ये वाला है, बोथ गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रीजन है, ये ऐसे 8 क्वेश्चंस आए थे। यू नो व्हाट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं 50 कह दे रहा हूं, 100 में से 50 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड हैं। व्हाट डज दिस मीन? इस एग्जामिनेशन का लेवल आप देख रहे हो कहां तक जा रहा है। ये देखो, ये पॉलिटी का सेक्शन है। पॉलिटी के सेक्शन में एक पेपर कैसे आता था, ये 2018 का है, ये 2023 का है, 2023 का है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए और एमपी के सीट की वैल्यू क्या होती है, इलेक्शन से रिलेटेड एमएलए एमपी की सीट। सेम यही चीज 2023 में भी क्वेश्चन आया था कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट शेयरिंग कैसे होती है, एमएलए की पोजीशन पे वोट शेयरिंग कैसे होती है। यहां पर भी क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट से रिलेटेड एंड बिल से रिलेटेड, ठीक है। अगेन मतलब कि इलेक्शन से रिलेटेड आया था। अगर इस साल का पेपर देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स, ये 2025 का पेपर है, ठीक है। सो अगेन प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर पे क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट के असेंट बिल पे जो वो सहमति देते हैं उनके रूल्स एंड पावर्स पे क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद प्रेसिडेंट को कंफ्यूज किया गया था स्पीकर से, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा टीचर आपको मिल जाए या अगर आप हमारी गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, वो बता दे एविडेंस के साथ कि देखो कि पिछले 10 सालों में प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब तुम्हें कवर करना है, प्लस जो सेगमेंट बाकी हैं उनको भी करना है, लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने अपने पूरे गाइडेंस प्रोग्राम में और पीवाईक्यू अस्त्रा प्रीलिम्स के वीडियोस में, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, हमने इसी तरीके से एविडेंस के बेस्ड पे सारी की सारी प्रायोरिटीज बनाई है आप लोगों के लिए कि पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर इस तरीके से पढ़ो, देन यू गो फॉरवर्ड। PYQs has been the sanctum sanctorum. PYQ is the holy grail. अगर तुमने नहीं छुआ है, नहीं देखा है, इट्स योर लॉस। जितने भी टॉपर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया है, उन्होंने PYQ को डिकोड किया है, डिकोडेड, और वही डिकोड हमने भी किया है अपने इस मार्गदर्शन आईएएस प्रोग्राम में। ये सारी चीजें ये पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्यों नहीं फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, ठीक है। सो व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू डू इन द 2 आवर, 2 घंटे में क्या चाहता है जब आप प्री का एग्जाम देने बैठते हो 9:30 से 11:30, व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू, नंबर 1, वो चाहते हैं कि आप फियरलेस, निडर होके अपना फैसला लें, ना बाजू वाले को देखें, ना अपना पास्ट याद करें, ना इधर देखें, एकदम निडर होके सवाल लगाएं और फैसला अपना लें तुरंत। दूसरा, आपकी सहन शक्ति और मानसिकता, मेंटल प्रेशर ऐसी होनी चाहिए कि अगर शुरुआत का 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप घबराएं ना। लेकिन यूपीएससी तो चाहता है ना कि आप घबराएं, आप परेशान हो, आप कंफ्यूज हो, आप डायलेमा में जाएं, आप अपने आप पे विश्वास छोड़ दें, आप अपने आप से उम्मीद छोड़ दें एग्जामिनेशन हॉल में, यही तो वो चाहते हैं। दैट इज वाई दे आर क्रिएटिंग सो मच कंफ्यूजन इन द पेपर, राइट? बट यू हैव टू सेट द माइंड सेट राइट, okay? Now, what else? They want you to think multidimensional. Connect polity with environment. Connect IR with economy. Connect history with economy. You have to connect it. और questions आए हुए हैं ऐसे, ठीक है? Now, accuracy is greater than your attempt rate. कितना attempt किया उससे मतलब नहीं है, आपके accurate कितने, correct कितने बन रहे हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम 90 attempt करके आगे, 95 attempt करके आगे। बॉस क्या है, कंपटीशन कट थ्रोट है, आप देखिए कितना आपका सही बन रहा है, और ये मॉक टेस्ट से पता चलेगा। कंसेप्ट क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग, कंसेप्ट की कितनी क्लियर है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप चीज़ें याद नहीं करोगे, अच्छा मैं क्या था क्या नहीं था, भूल जाओगे, टाइम ही नहीं है आपके पास। आपने देखा ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कितने थे, टाइम ले लेगा आपका, पेपर छूट जाएगा आपका। एंड देन टाइम मैनेजमेंट, कौन सी चीज़ें कब करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए और किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने उनका लास्ट अटेम्प्ट था और उन्होंने पेपर छूट गया उनसे, और जबकि क्वेश्चन शीट पे उन्होंने आंसर सही मार्क किया था, लेकिन टाइम की वजह से मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया, ओएमआर शीट में गोला नहीं भर पाए। अब बताओ कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। ये देखो, ये नोट, ये वो है, बुक लिस्ट है, स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2026-27, ये बुक लिस्ट है, ये पूरी प्री की है। यहाँ पे ये मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम से, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस इज प्री का पूरा है, यहाँ से मेंस का शुरू होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है, पूरी डिटेल में दी हुई है कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से सोर्स में पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड दीज आर एविडेंस बेस्ड, यहाँ से ये पढ़ के लोगों ने एग्जाम निकाला है, ये सोर्स पढ़ के, ठीक है। जीएस पेपर 3 का है एंड देन जीएस पेपर 4 का है, ऑलराइट। ये सब आपको शीट मिल जाएगी टेलीग्राम से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना,
ठीक है, इसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है ऐसा, मैं इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। दीज आर इज रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट यू कैन फॉलो, वही है, कोई नया कोई निकला है नहीं, ठीक है। अच्छा, सिलेबस, अगेन ये मैंने क्यों चिपकाया यहाँ पे, बिकॉज सिलेबस पीवाई सिलेबस को अगर हम पीवाईक्यू से इंटरलिंक करेंगे तो आपको एक बहुत टारगेटेड प्लान मिलेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि यूपीएससी क्या चाह रही है, ये हमारी बाउंड्री है और इस बाउंड्री की डेप्थ हमारा है पीवाईक्यू, इस बाउंड्री को कैसे यूज करता है यूपीएससी, वो है पीवाईक्यू। इन्हीं दोनों चीजों को लेकर हम स्ट्रैटेजी को बनाते हैं आगे, ठीक है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है भाई कि इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल, ठीक है। इन्हीं तीनों चीज़ों के अलावा पूछा, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना आपको एंशिएंट से मॉडर्न तक के बीच में, आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ठीक है। सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो ये 3 सेक्शन है, सेलिएंट फीचर्स, ठीक है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो आप यहीं से उठा के और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। देखो इससे पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चंस आए हैं, द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड एंड देन फ्रेम योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। दैट्स इट, इतना लोड क्यों लेना। एक साल का जो टाइम टेबल है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाला हुआ है, जून से लेकर अगले प्री तक कैसे आपका टाइम डिवाइड होगा। बिकॉज इफ यू आर वेरी बिगिनर, अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स से कि आप कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप जॉब करते हो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका फंडामेंटल क्या होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी दे आर दी वेरी बेसिक थिंग जिसको आपको एक बार ब्रश अप हो जाएगा, यू नो कि अबाउट यूपीएससी सिलेबस। आई एम नॉट सेइंग कि एनसीईआरटी 100% यूपीएससी से क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फंस जाते हैं कंसेप्चुअल, जैसे कि हमारे ज्योग्राफी में, और कुछ पॉलिटी से क्वेश्चंस फंस जाते हैं, ठीक है। बट यस, आपको एक महीने में पहले सारी एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी फटाफट रीड कर लेनी है एक स्टोरी के फॉर्म में, ताकि एनसीईआरटी के बाद एक बार फिर से सिलेबस से पीवाईक्यू मैच करोगे, तब जाके पढ़ो, तब पढ़ो, तब देखो तुम्हारा कम टाइम में बहुत अच्छे से निकल सकता है, ठीक है। मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से बताया हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं, कुछ लोगों का टाइम टेबल ही नहीं सेट होता है। भाई टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, टाइम ही टेबल नहीं सेट हो रहा है, रोज टाइम टेबल चेंज हो रहा है। अरे भाई जिंदगी में टाइम टेबल ही सेट करते रह जाओगे या पढ़ोगे आगे चीज़ें, ठीक है। टाइम टेबल इज मेंट फॉर डिसिप्लिन, बट कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। तो फेज 1 में जून से सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यू आर एडवाइज्ड टू फिनिश योर ऑल द कोर सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल योर ग्रेजुएशन इज समवेयर वेरी सिमिलर टू व्हाट द टॉपर्स हैड, तो आपका क्या पता एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर्ड है, राइट, तो आपको और इजी हो जाएगा और कम टाइम में आप कर पाएंगे। सी द मोमेंट यू विल फिनिश दिस, देन यू कैन स्टार्ट योर डेफिनेटली आंसर राइटिंग, ओके। और यहां से लेकर सितंबर से लेकर आंसर राइटिंग आपकी लगभग जैन और फेब तक चलेगी, हर एक सब्जेक्ट में डिटेल, तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम लोग अपने प्रॉपर मेंस ओरिएंटेड फिनिश करेंगे, एथिक्स, एसे एंड पेंडिंग सब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, सोसाइटी, सिक्योरिटी एंड ऑल, ठीक है। यहां तक हमारा ये फिनिश हो जाएगा। फेज 3 में अगर टाइम बढ़ा तो आप फेब तक ले जाओगे, नहीं तो अगर आप दिसंबर तक फिनिश कर दे रहे हो तो बहुत अच्छा, बिकॉज फेब वुड बी द लास्ट टू डील विथ मेंस पार्ट, क्योंकि उसके बाद मार्च, अप्रैल, देन मई आपका प्री ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिवीजन मार्च अप्रैल में, उसके बाद फिर आपका लास्ट फेज जो है वो जून और अगस्त में रहेगा। सो व्हाट आई फील कि एनीबडी, कोई भी हो, 8 घंटे से ज़्यादा वो नहीं दे पा रहा है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उसके पास 4 से 5 घंटे हैं, और जो फुल टाइम हो उसके पास लगभग 8 ही घंटे दे पा रहा है वो। लेकिन अगर आप 8 घंटे भी दे रही हो तो आपके लिए बहुत है और अच्छा कर सकते हो आप। वॉट यू कैन डू, यू कैन पिक 1 GS सब्जेक्ट डेली, और नीचे आप अपने फिलहाल ऑप्शनल, अगर आपका डिसाइडेड है तो अपने ऑप्शनल को कैरी कर सकते हो, ठीक है। एक GS सब्जेक्ट को डेली ले चलो एक हफ्ते तक, उसके बाद दूसरे हफ्ते में दूसरा GS सब्जेक्ट, ठीक है। फिर तीसरे हफ्ते में जो पहला वाला था GS1 सब्जेक्ट उसको ले सकते हो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी एक हफ्ता, देन साथ में ऑप्शनल, दूसरे हफ्ते में इकोनॉमी एक हफ्ता, साथ में ऑप्शनल, तीसरे हफ्ते में फिर से पॉलिटी, चौथे हफ्ते में फिर से इकोनॉमी। इस तरीके से आप एक महीने में 3 सब्जेक्ट्स को टैप कर रहे हो, ठीक है। एंड जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं है तब तक आप करंट अफेयर करके कोई फायदा ही नहीं है। तो जब आप ये कंप्लीट करते रहोगे, एटलीस्ट 2-3 महीने गुजार लो प्रिपरेशन के साथ, देन यू कैन स्टार्ट योर करंट अफेयर पार्ट, ओके। समझ में आया? When it comes to note making, there are 3 stages of note making. Number 1, NCERT notes and standard book. Number 1 notes is the one
जो कि आप ये सितंबर तक कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट करोगे, राइट करोगे, अंडरलाइन करोगे, क्लास नोट्स हैं आपकी, यूट्यूब के लेक्चर्स देखोगे, दीज वुड बी योर रनिंग लाइक बेसिक नोट्स, फाउंडेशन नोट्स कहेंगे। उसके बाद हम नोट्स ऐड ऑन करते हैं अपने PYQs से, हम जो टेस्ट देते हैं उससे हम कंपाइल करते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, क्योंकि फिर हमें पता चल जाता है कि यार नोट्स तो उनके बनाने चाहिए जिनमें थोड़ा सा डाउट हो, कंफ्यूजन हो, हर चीज़ की नोट्स नहीं बनानी चाहिए, राइट? अदरवाइज नई किताब हो जाएगी आपकी। तो सो PYQ, टेस्ट सीरीज एंड देन करंट अफेयर, आप वैल्यू ऐड करते हो उसमें, ठीक है? ये तब का काम है जब आप पहुंच जाओगे दिसंबर तक, ठीक है? उसके बाद आता है आपका 1 पेजर नोट। 1 पेजर नोट इज समथिंग विच इज एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले आप बनाते हो, जिसको आप लास्ट 2-3 टाइम्स रिवाइज करते हो, ठीक है? जिसमें कि आप होलिस्टिकली कवर करते हो किसी एक टॉपिक के ऑल डायमेंशन से। जैसे पावर्टी हो गया, तो पावर्टी की डेफिनेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, पावर्टी हो गया, तो पावर्टी की डेफिनेशन क्या है, पावर्टी का डेटा क्या है, ठीक है? डेफिनेशन भी कम से कम 2 नोट करते हो। अब डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, WHO का डेटा हो गया, देन वर्ल्ड बैंक का डेटा हो गया, देन हमारा नीति आयोग का डेटा हो गया, फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं, फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, देन गवर्नमेंट की स्कीम्स में चैलेंजेस क्या हैं, ठीक, ये हो गया। देन कमिटीज रिकमेंडेशंस एंड एनी एक्ट हैज बीन डन और नॉट, ठीक है, ये हो गया। कोई स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है पावर्टी से रिलेटेड, ठीक है, हाउ पावर्टी इज लिंक्ड विथ इकोनॉमी, ठीक है? तो ये सारे आपके 1 पेजर बन रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लास्ट मोमेंट पे उनको क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल 1 पेजर का आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, ये हमारे PYQ अस्त्रा का ये लेवल 1 मैपिंग, ठीक है, कि पिछले 10 सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ये PYQ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कॉलोनियल रूल, ठीक है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है, कॉलोनियल रूल एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आप देखोगे 2018 से लेकर 19-22 ऐसे ऐसे करके जो हमारे अंग्रेज भारत में आए, शासन किया, उनका इम्पैक्ट क्या था। तो क्वेश्चन क्या क्या यूपीएससी ने पूछा है, देखो 2024 में पूछा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या इम्पैक्ट आया था, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा था 2023 में कि कोलोनियलिज्म का इम्पैक्ट ट्राइबल में क्या आया था। फिर पूछा था कोलोनियलिज्म का इम्पैक्ट ब्रिटिश मिलिट्री के सुपीरियोरिटी में कितना रोल था। फिर आया था कि जो जो फेमाइन आया था उसका सबसे बड़ा कॉज क्या था, वो भी कोलोनियलिज्म का इम्पैक्ट था, तो क्या कॉज था। उसके बाद फिर आया कोलोनियलिज्म से ब्रिटिश पॉलिसीज एंड चैलेंजेस इन इंडिपेंडेंस। फिर आया कोलोनियलिज्म का इम्पैक्ट क्या था लेबर पे, इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं। अब तुम देखो तुम्हारी नोट अगर कोलोनियल रूल एंड इम्पैक्ट पे ऐसी रहेगी तो देन यू आर फॉलोइंग द टॉपर्स अप्रोच। आई विल शो यू द प्रूफ। सी दिस इज अनिमेश प्रधान नोट। यहां क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड व्हेन यू विल रीड दिस everything he has mentioned based on the PYQs, okay? Decline of destruction of the industries, then deindustrialization, ठीक है, then उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मेनी आर्टिजन्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, जिसके बारे में भी हमने बात की थी। आप समझ रहे हो कैसे बन रहा है नोट्स, कैसे टॉपर बना रहे हैं, कैसे लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, गाइडिंग यू। मेक दीज काइंड ऑफ नोट्स, यू विल बी एबल टू लिटरली स्ले यूपीएससी, ठीक है। एटलीस्ट देखो बुद्धिज्म से रिलेटेड 1 पेज में इन्होंने वो इंफॉर्मेशन मेंशन की है जो कि आप 10 पेज में करोगे। बुद्धिज्म, ठीक है, यहाँ पे 8 फोल्ड अष्टांग मार्ग है, देन 4 सत्य हैं, देन कितने डिसाइपल्स थे, बुद्धिज्म के अर्ली बुद्धिज्म में क्या था, किसको निरंजना कहते हैं, ठीक है, एंड देन कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, एवरीथिंग इज देयर इन 1 पेज, ठीक है। चलो ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, बट इट्स देयर इन 1 पेज, क्विकली रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये भी टॉपर की नोट है, देखो ध्यान से, ये अगर विमेन, ये देखो, ये यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है विमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट, ओके। विमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सोसाइटी के लिए भी, आपके एसए के लिए भी, और आपके जीएस पेपर 2 के लिए भी एटलीस्ट, ठीक है।
इन्होंने पूरा एवोल्यूशन लिखा है, यानी कि 1954 से लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर गुजरात में एक संघ बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे अगर हम टाइमलाइन में आए 1997 में स्टेटस क्या था वुमेन एम्पावरमेंट का, वुमेन एसोसिएशन का, एंड देन 1970s में क्या था, 1975 में क्या था, एंड देन 1979 में। सो इन्होंने पूरी टाइमलाइन लिख दी है वुमेन्स मूवमेंट एंड इट्स एसोसिएशन। सो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑफ कोर्स शी विल बी एबल टू डू इट, राइट, बिकॉज द एंटायर थिंग हैज बीन मेंशन्ड रिलेटेड टू द पीपल हु वर इन्वॉल्व, द कॉज एंड इफेक्ट, जो सभा समिति बनी हुई थी, जो रीजन था उसको क्रिएट करने में, एवरीथिंग वाज देयर। हंगर के ऊपर नोट्स बनी हुई है, 1 पेजर नोट्स हैं, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, इंडिसेस क्या कहती हैं, इंडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स आती हैं वो क्या कहती हैं, देन हंगर को कैसे कौन से मॉडल ने चैलेंज किया, जैसे केरला मॉडल हो गया, कर्नाटका मॉडल हो गया, मिलेट विलेज स्कीम, पोषण अभियान क्या है, ट्रिपल बर्डन किसको कहते हैं, एंड देन दीज आर दी केस स्टडीज कि कुछ आईएएस ऑफिसर ने अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा अच्छा अभियान चलाया है। If you will not write this and if your study is not with this approach, then you will not be able to clear in this examination. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बुद्धिज्म ये है, आर्ट लिटरेचर आर्किटेक्चर टू द मॉडर्न टाइम्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू के हैं, ठीक है, यूपीएससी ने पूछे हुए हैं इन द पास्ट, ठीक है। तो अगर देखो आर्ट फॉर्म से क्वेश्चन आए हैं, लायन एंड बुल कल्चर, आपकी नोट्स इस सब पे होनी चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ, ये सब पे होनी चाहिए, ठीक है। बाय द वे इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी कर रखा है, अपने पीवाईक्यू अस्त्रा का जो प्रोग्राम है मेंस का, उसमें ऑलरेडी कर रखा है, बना रखा है, और मॉडल आंसर भी दे रखा है, हर एक सेगमेंट को डिस्क्राइब भी किया है, और आंसर के एनरिचमेंट डेटा पॉइंट भी दिया हुआ है उसमें, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीसैट, यू कांट इग्नोर इट, इफ यू इग्नोर यू फेल, यू तुम्हारा मेंस लिखने का चांस ले लेगा ये। सीसैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट द मोमेंट कि आप लास्ट मोमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इवन इफ 2026 का सीसैट आसान आएगा, हमें तो नहीं पता ना, बट हम तो टफ के लिए तैयार करेंगे। यू हैव टू बी टफ, ठीक है, डोंट लीव सीसैट फॉर द नेक्स्ट ईयर। इवन इफ यू आर एन आईटीएन, इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, डोंट लीव सीसैट फॉर द लास्ट मोमेंट। अभी से हफ्ते में इसको एटलीस्ट 2 स्लॉट देना शुरू करो, 2-2 घंटे का स्लॉट देना शुरू करो, ठीक है। दिस पेपर कैन टेक योर चांस टू राइट मेंस, जस्ट दिस पेपर। तुम खुद सोच के देखो, आईएएस लेवल का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम आप दे रहे हो आप, और आपको क्वालिफाइंग पेपर है ये, तो अच्छा खासा आपसे इंटेलेक्चुअल सवाल तो पूछेगा ना, एप्टीट्यूड वाला सवाल तो पूछेगा ही, ठीक है, कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। सो माय अप्रोच हैज ऑलवेज बीन सिलेबस, देन पीवाईक्यूज एंड टेस्ट, क्योंकि ये अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक, वन ऑफ द मोस्ट रूल ब्रेकर, ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच। वाई? सिलेबस और पीवाईक्यू आपको यूपीएससी देती है, ठीक है। टेस्ट इन दोनों को समझ के आप लगाते हो, तो ये आपका एविडेंस है, ये वहां का एविडेंस, ये आपका एविडेंस, दोनों ऐड करोगे तो एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनेगी। टाइम टेबल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। टाइम टेबल, डोंट रन आफ्टर द टाइम टेबल, इवन यू कैन क्रिएट योर ओन टाइम टेबल, बट आई हैव गिवन द टाइम टेबल फॉर यू, यू कैन अगेन डाउनलोड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये ज्योग्राफी है, थेमेटिक फेस कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, सोर्सेज कहाँ से पढ़ने और डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और शुरू करिए। इफ़ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन कॉपिंग somebody else timetable and then only on timetable, then बॉस गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, रुक जाएगी। तो ये टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया है, 11 महीने का थेमेटिक है, देख लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन टॉपर्स ने जो फॉलो किया है वो प्रीवियस टॉपर्स के नोट्स को देखा है ध्यान से, प्रीवियस टॉपर्स के आंसर कॉपी को ध्यान से देखा है, और उनको एनालाइज किया है, मतलब एक एनालिटिकल माइंडसेट के थ्रू कि ये लोग क्या लिख रहे हैं। अगर चैप्टर पूरा 100 पन्ने का है, इन लोगों ने उनमें से क्या नोट्स बनाई हुई हैं। सो आप जरूर, अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, देन डेफिनेटली डू चेक देयर कॉपीज, बट नॉट वेरी बिगिनिंग, इन द मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन। एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लोग लिखे क्या हैं, ठीक है, अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सो पहले एनसीईआरटी, फिर उसके बाद हम फाउंडेशन, मतलब अपने कोर सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू, देन टेस्ट देंगे, देन अपनी आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ दी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। दिस इज हाउ द लुक एंड फील ऑफ आवर ई बुक्स, जो कि हमारे पीवाईक्यू अस्त्रा से रिलेटेड हैं फॉर मेंस। एंड इन केस अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब वीडियो समझ में आ चुकी है, सो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि जय हिंद,
हम और आप जीतेंगे, बिकॉज ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ हम हैं और हमारा माइंडसेट है। द रियल गेम ऑफ दिस प्रिपरेशन इज दी आवर माइंडसेट। माइंडसेट है, फोड़ सकते हो, नहीं है तो फिर वेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।